स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्कारलेट स्टडी पर। तो टाइटल आपने देख लिया है और संसाधन के बारे में आप सच में कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मेरा वादा है कि इस वीडियो में आपको संसाधन, उसका उपयोग, उसका विकास, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी उत्पत्ति, इन सारे टॉपिक को 100% आपका क्लियर कर दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में ये भी देखेंगे कि इस 10 क्लास के पहले पार्ट से जो जो सवाल बन रहा है, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, उनको हम याद कैसे करेंगे, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, संसाधन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो बड़े आराम से इसके बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हमको याद करना है, समझना है, देखना है कि संसाधन होता क्या है। तो मैं इसकी बड़ी आसान सी परिभाषा आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं जिसका हम लोग किसी भी तरह से अपने काम में उपयोग में लाते हैं, तो वही है संसाधन। अब चाहे वो चीज़ जानदार हो, चाहे वो बेजान हो, चाहे उसमें जान हो या ना हो, सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे उसको हमने बनाया हो या प्रकृति ने बनाया हो, संसाधन है। लेकिन कब है? अगर हमने उसका इस्तेमाल किया तब है। तो सीधे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मानव उपयोग करता है वही है संसाधन। यानी हमने उपयोग किया तो संसाधन कहलाएगा, नहीं उपयोग किया तो नहीं कहलाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, वो हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन हमको अपनी गाड़ी पार्क करनी है, हमारी गाड़ी ढलान पे है। अगर हमने उस पत्थर को नहीं लगाया तो हमारी गाड़ी जो है आगे बढ़ सकती है अपने आप। हमने क्या किया कि उस पत्थर को उठाया और अपने गाड़ी के पहिए के आगे लगा दिया, तो हमारे यूज करने से पहले तक वो पत्थर बेकार पड़ा हुआ था, यानी संसाधन नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने उस पत्थर को उठाया, अपने कार के पहिए के आगे लगाया, वो क्या बन गया? संसाधन बन गया, क्योंकि हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। मतलब ये हुआ कि हम लोग यानी मानव, हम ही लोग हैं जो कि किसी भी चीज का उपयोग करके उसको बेकार से संसाधन बना देते हैं। तो संसाधनों को बनाने वाले हम हैं, यानी उसको संसाधन का रूप देने वाले हम हैं। तो संसाधन की परिभाषा जहाँ तक मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका महत्व देख लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि दुनिया के जो भी देश हैं, चाहे वो विकासशील हों या विकसित हों, वो सभी कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं संसाधनों पर ही। उनका विकास निर्भर करता है संसाधनों पर। मान लीजिए कि कोई देश संसाधनों के मामले में अगर अमीर है, उसके पास बहुत सारे भंडार हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो वो देश डेवलप भी ज़्यादा कर सकता है, उसके विकास करने की संभावना भी ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो संसाधनों के मामले में बड़े गरीब होते हैं, उनके पास संसाधनों की कमी होती है। तो वैसे देशों को संसाधनों के लिए किसी दूसरे देश का मुंह देखना पड़ता है, यानी उन्हें वहां से मंगाना पड़ता है। तो संसाधन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा। 10वीं वर्ग की जो ज्योग्राफी की किताब है, उसमें एक व्यक्ति का नाम खास तौर से आता है, जिम्मरमैन का। ये एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे जो भूगोल के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। उनका ये कथन 100% सही था। अब कैसे हम साबित करेंगे भाई? अगर ये प्रश्न ही हमसे कर दिया जाए कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, इसको जरा आप प्रूव कर दीजिए, इसको आप सिद्ध कर दीजिए, तो हम कैसे कहेंगे? तो हमें कहना पड़ेगा कि भाई देखो, कोई भी चीज अगर मानव उपयोग करता है तो वो संसाधन कहलाता है, और नहीं उपयोग करता तो नहीं कहलाता है। मतलब ये हुआ कि कोई बेकार चीज बेकार ही रह जाती है अगर उसका मानव उपयोग ना करे। तो मतलब ये हुआ कि मानव ही है जिसने किसी चीज का उपयोग करके उसको संसाधन बना दिया। तो प्रूव हो गया ना कि संसाधन होता नहीं है बल्कि बनता है, और बनाने वाला खुद मानव है। तो इसलिए मानव को खुद भी एक बहुत बड़ा संसाधन माना गया है। चलिए आगे हम देखते हैं कि संसाधन जो होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। तो संसाधनों को कई प्रकारों में बांटा गया है, और सबसे पहले हमको यह देखना है कि संसाधनों को किस किस आधार पर, किस किस प्रकार में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर, यानी कि संसाधन का मालिक कौन है, तो इसके आधार पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और इसके बाद फिर एक और है विकास की स्थिति के आधार पर। तो इस आधार पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार बनाए गए हैं, जिसमें एक है संभाव्य संसाधन, एक है विकसित संसाधन, एक है भंडार संसाधन, और फिर एक है संचित संसाधन, जिसको संचित कोष संसाधन भी कहते हैं। अब हम इनके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से आप इन सभी प्रकारों की परिभाषा को, डेफिनेशन को बड़े आराम से याद कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो उत्पत्ति के आधार पर है, जैव
और अजैव संसाधन ये क्या होता है। सबसे पहला है जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, नाम से ही जाहिर है कि वैसे सभी संसाधन है उनको कहेंगे हम संसाधन। एग्जाम्पल के लिए अब देखिए, हम यानी कि मानव, जितने प्रकार के जानवर धरती पर हैं वो सारे, चाहे वो छोटा सा एक चूहा हो या बड़ा सा हाथी हो, पानी में रहने वाली एक छोटी सी मछली हो या फिर ब्लू व्हेल हो, या फिर इस धरती पर जितने प्रकार के झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, छोटा पेड़ हो या बड़ा पेड़ हो, वो सब के सब जैव संसाधन में आएंगे, क्योंकि इनमें प्राण होती है, इनमें जान होता है। और वहीं दूसरी ओर अजैव संसाधन किसे कहेंगे हम, तो वैसे सभी संसाधन जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव है, जिनमें कोई प्राण नहीं है। इसमें पत्थर हो जाएंगे, इसमें खनिज आएंगे, इसमें धातु आएंगे, इसमें कोयला आएगा, ये सब अजैव में आएंगे क्योंकि इनमें जान नहीं होती है। इसके बाद जो है उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का इंग्लिश होता है रिन्यूएबल। तो वैसे सभी संसाधन जिनको हम एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पानी जो है, जल चक्र के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि पानी कभी खत्म नहीं होता। अगर हमने पानी को ऐसे ही जमीन पर फेंक दिया, कुछ वक्त के बाद, कुछ समय के बाद वो पानी सूख जाता है, तो सूख करके वो पानी खत्म नहीं होता। असल में वो पानी भाप बन करके हवा में चला गया, हवा से फिर ऊपर उड़ते उड़ते वो चला गया बादलों तक, वहां से फिर एक ना एक दिन वो पानी बारिश के रूप में बरस ही जाता है, यानी वापस मिल गया हमको। पेड़ पौधे हैं, हमने एक पेड़ को काट दिया, दूसरा लगा सकते हैं ना भाई, एक पेड़ को काट के दूसरा लगा सकते हैं, ये भी आएगा नवीकरणीय में। या फिर जो है पवन ऊर्जा यानी कि हवा की शक्ति से जो पवन चक्कियां चलाई जाती हैं, उससे जो बिजली बनाई जाती है। तो हवा तो ऐसा नहीं है कि आज हवा चल रही है कल नहीं चलेगी, हवा तो डेली बह सकती है, तो ये भी नवीकरणीय में आएगा। या फिर सौर ऊर्जा, हम लोग सूर्य के प्रकाश से, सोलर प्लेट के माध्यम से जो बिजली बनाते हैं, तो ये सूर्य का प्रकाश हमें डेली मिलने वाला है, तो ये भी दोबारा प्राप्त हो सकता है। ये सब आएंगे नवीकरणीय में। अब है कि अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं हम ऐसे संसाधनों को जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, जिनका भंडार सीमित है, और दोबारा अगर बनेगा भी, दोबारा अगर प्राप्त होगा भी, तो उसमें लाखों करोड़ों साल लगेंगे। तो भाई हम इतना दिन जिंदा कहाँ से रहेंगे, हम तो कम से कम प्राप्त नहीं कर सकते, हम तो कम से कम देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए उन संसाधनों को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो सीधे शब्दों में कहते परिभाषा यही होगी कि अनवीकरणीय संसाधन मतलब वो संसाधन जिनको एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी को हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, जीवाश्म ईंधन, इसमें पेट्रोल, डीजल या फिर प्राकृतिक गैस, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, जिसको हम लोग अपने रसोई घर में गैस सिलेंडरों के माध्यम से खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये सब जीवाश्म ईंधन है, जिनको अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा हमें मिलने वाला है नहीं। तो दोबारा जब नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा भी तो एक लंबा टाइम इसमें लगेगा, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन में रखेंगे। भाई देखिए, कोयला हो या पेट्रोलियम हो, ये सब चीज़ें बनने में काफ़ी समय लगता है, करोड़ों साल, लाखों साल लग जाते हैं। बहुत पहले की बात है, लाखों करोड़ साल पहले की बात है। धरती पर बहुत कुछ उलट पलट हुआ, वातावरण बदला, मौसम बदले, वायुमंडल में जो है बदलाव आया, जिसकी वजह से ऊपर की धरती चली गई नीचे, नीचे का आ गया ऊपर, सारे के सारे जंगल के जंगल दब गए नीचे, उन पर प्रेशर पड़ा, दाब पड़ा, ताप पड़ा, तो वो जंगल बन गए कोयला। तो ये प्रक्रिया जो है कोयला बनने की लाखों साल की है, ये एक दो दिन में नहीं बनता। तो इसलिए कोयला अगर खत्म हो गया तो सोच सकते हैं आप कितनी समस्याएं हो जाएंगी। जहां जहां भी बिजली बन रही है कोयले के माध्यम से, सोचिए कि वो बिजली तो बन नहीं पाएगी, तो बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उनको बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर जो है वो संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कार है, हमारे पास कोई मोटरसाइकिल है, हमारे पास कोई साइकिल है, जिसके मालिक हम खुद हैं, उसका कोई और मालिक नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा है, तो वो हो गया हमारा निजी संपत्ति। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका मालिक कोई एक आदमी होता है, जो किसी एक आदमी के अधिकार में है, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। और व्यक्तिगत संसाधन को ही हम निजी संसाधन भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसा कोई भी संसाधन जिसका मालिक कोई एक आदमी हो, जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में हो, जैसे हमारी कॉपी, हमारी कलम, या फिर जो है हमारा मोटरसाइकिल, हमारा साइकिल, हमारा घर, हमारा खेत, हमारा मकान, जिसका मालिक सिर्फ एक आदमी हो, उसी को कहेंगे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन।
इसके बाद है एक सामुदायिक संसाधन। तो वैसे सभी प्रकार के संसाधन जिनका मालिक कोई एक आदमी नहीं होता है, बल्कि एक समुदाय होता है, लोगों का एक समूह होता है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारा का, गिरजाघर का। ये किसी एक आदमी का नहीं होता है। मंदिर में भाई सब लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, ये सारी जगह पूरे एक कम्युनिटी की होती है, पूरे एक समुदाय की होती है। वो किसी एक आदमी का अधिकार में नहीं होता है। वहाँ सब लोग जाएंगे, सब लोग पूजा करेंगे। तो ये हो गया सामुदायिक संसाधन, जिसका मालिक पूरा एक समुदाय हो, पूरा एक समूह लोगों का, एक पूरा राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय नाम से ही जाहिर है कि ये पूरे राष्ट्र की संपत्ति होगी। तो वैसे कोई भी संसाधन जो पूरे देश की संपत्ति हो, एग्जाम्पल के लिए रेलवे, भारतीय रेल, ये भारतीय रेल पूरे देश की संपत्ति, इसका फायदा सब लोग उठाते हैं। इससे यात्रा करनी हो तो सब लोग यात्रा करते हैं। तो ये पूरे देश की संपत्ति है, इसी को हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। इसके अलावा एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, भारतीय रेल है, ये सब आएंगे राष्ट्रीय संसाधन के एग्जाम्पल में। इसके बाद फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए होता क्या है कि किसी भी देश की जो तट रेखा होती है, समुद्री तट रेखा, वहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, समुद्री क्षेत्र, वो होता है उस देश की अपनी संपत्ति। लेकिन उसके बाद वाले जो समुद्र हैं, वहाँ पर कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, वहाँ से फ़ायदा उठा सकता है, वहाँ पर अपना कोई काम कर सकता है। तो 200 किलोमीटर के बाद का जो समुद्री इलाका हुआ, वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति, यानी कोई भी देश वहाँ पर उस समुद्र से फ़ायदा उठा सकता है। अब इसके बाद है विकास के स्तर पर। तो विकास के स्तर पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन के नाम में आप देखिए, ये संभावना शब्द से बना है, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में आने वाले कल में इसका उपयोग होने की संभावना है, चांस है। एग्जाम्पल के लिए अब ये देखिए, हमारे देश भारत के उत्तरी हिस्से में हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरब से लेकर पश्चिम तक बिल्कुल फैली हुई है। अब ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, उसके नीचे भी खनिजों का बहुत बड़ा भंडार दबा हुआ है, बहुत सारे खनिज हैं वहाँ पर। लेकिन अब है कि वो इलाका इतना दुर्गम है, इतना वहाँ पर जाना मुश्किल है, वहाँ पर खुदाई करना, उत्खनन करना, ये सब बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ से खनिजों को निकाल नहीं पा रहे हम लोग। तो भले ही आज हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो उसका उपयोग करने की संभावना है, इसलिए हम उसको रख सकते हैं संभावी संसाधन में। या फिर राजस्थान में, गुजरात में पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की बहुत संभावनाएं हैं। अगर भविष्य में हमें ऊर्जा की, बिजली की अगर कमी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर के बिजली बना सकते हैं। या फिर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का बहुत संभावना है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होगा। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अभी नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में उसका उपयोग होने की संभावना हो, उसी को हम कहते हैं संभावित संसाधन। इसके बाद है विकसित संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा, जिनकी गुणवत्ता, जिनकी क्वालिटी, सब कुछ का सर्वेक्षण हो चुका है, सब कुछ निर्धारण हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी उसका इस्तेमाल नहीं हो सका है, बल्कि उसका डेवलपमेंट एक संसाधन के रूप में कर लिया गया है, पर इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना शुरू नहीं किया गया है। तो उसको हम कहेंगे विकसित संसाधन। अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका संसाधनों के रूप में विकास कर लिया गया पर उपयोग नहीं किया जा रहा, उसी को हम कहते हैं विकसित संसाधन। फिर एक भंडार संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनका भंडार हमारी धरती पर बहुत ज़्यादा है, ये फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में आएंगे, अभी काम नहीं आ रहे हैं। अब यही देखिए, हमारी धरती के फ्यूचर में आएंगे, अभी काम नहीं आ रहे हैं। अब यही देखिए, हमारी धरती के लगभग 3/4 हिस्से पर पानी है, 71% भाग पर, और केवल 29% भाग पर स्थल है। तो ये 71% भाग पर जो पानी है, आप सभी जानते होंगे कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों के अणु होते हैं। अगर किसी तकनीक के माध्यम से, किसी टेक्नोलॉजी से अगर उस हाइड्रोजन को और उस ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी का, ऊर्जा का कितना बड़ा स्रोत है। हमारी ऊर्जा, बिजली की ज़रूरतें उससे कितनी ज़्यादा पूरी हो सकती हैं। लेकिन ये तब होगा जब हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो पानी है, ये हमारे यहाँ भंडार के रूप में फ्यूचर के लिए रखा हुआ है। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो इस भंडार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी तकनीक का विकास नहीं हुआ कि जिसका इस्तेमाल करके इस पानी का ऊर्जा के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। फिर इसमें चौथा है संचित कोष संसाधन। तो होता है जमा किया हुआ, कोष मतलब एक ऐसा भंडार जिसको हमने जमा करके रखा है। तो संचित कोष का मतलब हुआ कि ऐसे संसाधन जिनको हमने भविष्य की पूंजी के रूप में जमा करके रखा हुआ है, यानी कि हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, पर अभी हमने इसका इस्तेमाल करना, इसका उपयोग करना शुरू नहीं किया है। ये हम भविष्य की पूंजी के रूप में जमा करके रखे हुए हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये संसाधनों के प्रकार थे। कुछ चीज़ें हमें और देखनी है, जैसे कि
संसाधन तो हमने देख लिया, उसका प्रकार देख लिया। अब है कि संसाधन जब इतने महत्वपूर्ण हैं तो फिर इसका बचाव करना, इसका संरक्षण करना, इसको बचाना भी ज़रूरी है। तो संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम आज ही अगर सब कुछ ख़त्म कर देंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी आएगी उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, उसके लिए तो कुछ बचेगा नहीं, समस्याएं बहुत होगी उनको। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है संसाधन नियोजन की। तो नियोजन का मतलब क्या हुआ? संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, समझदारी से उपयोग करना, ताकि हमारी आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और कल के लिए बचा भी रह जाए। तो संसाधन नियोजन की परिभाषा हम देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से, सुनियोजित ढंग से और समझदारी से उपयोग करना, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी भी हो जाएं और संसाधनों को भविष्य के लिए बचाए भी रख सकें। यही होता है संसाधन नियोजन। फिर है संसाधनों का संरक्षण क्या होता है? तो संसाधनों का संरक्षण का मतलब संसाधनों को बचाना। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके अगर हम फ्यूचर के लिए इसको बचाते हैं तो उसको हम संसाधनों का संरक्षण कहेंगे। यहाँ पर मैं महात्मा गांधी के एक कथन का उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि देखिए, धरती पर मानव का पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। और मानव की प्रवृत्ति होती है लालची, यानी कि लालच जो है मनुष्य में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी वजह से क्या होता है कि वो संसाधनों को केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपनी पेटी, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और यहीं से शुरू हो जाता है संसाधनों का दोहन। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि संसाधनों को बचाया जाए, क्योंकि अगर हम संसाधनों को आज नहीं बचाते हैं तो इसकी कमी से जो समस्या होगी वो कोई और झेलने नहीं आएगा, वो हम ही को झेलना पड़ेगा। फिर एक चीज़, विकास क्या होता है? सतत विकास, जिसको हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो आसान से शब्दों में कहें तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान समय में विकास करते जाना ही सतत विकास कहलाता है। इसको हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं, जैसे हम संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारी आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, आने वाले कल के लिए कुछ बचा हुआ भी रहे, और इतना कुछ करते हुए भी हम विकास करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो ऐसा विकास ही है सतत विकास। यानी आने वाले कल की ज़रूरतों को हम प्रभावित भी ना करें और अपने आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए विकास भी करें। तो हमारा यही विकास, यही डेवलपमेंट कहलाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 संसाधन और उपयोग समाप्त हुआ। अगली बार अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन, और उसके अंतर्गत मृदा संसाधन के बारे में उसमें चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।